अमावस की काली रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था, मानो आज रात आसमान ने भी अपनी आंखें मूंद ली हों ताकि उसे नीचे जमीन पर होने वाला खौफ न देखना पड़े। जीप में बैठा था आर्यन, शहर का पढ़ा लिखा मॉडर्न ख्यालों वाला लड़का। आर्यन के लिए भूत प्रेत, चुड़ैल और आत्माएं सिर्फ दादी नानी की कहानियों का हिस्सा थीं। वो आज 15 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। वजह थी उसके दादाजी की वसीयत और वो पुरानी रायजादा हवेली जिसे बेचने के लिए उसे गांव आना पड़ा था। जीप चला रहा ड्राइवर काका बार बार राम राम बुदबुदा रहे थे। अचानक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज। क्या हुआ काका? गाड़ी क्यों रोक दी? आर्यन ने झटके से आगे होते हुए पूछा। काका का चेहरा पसीने से तरबतर था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से सामने इशारा किया। छोटे मालिक, वो देखिए, सुल्ताना का पेड़। आर्यन ने बाहर देखा। एक विशाल सूखा हुआ बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें किसी दैत्य की बाहों की तरह हवा में लटक रही थीं। उस पेड़ पर सैकड़ों लाल धागे बंधे थे और नीचे कुछ अधजली मोमबत्तियां पड़ी थीं। तो पेड़ ही तो है, आर्यन ने लापरवाही से कहा। नहीं मालिक, काका की आवाज भारी हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रात को इस पेड़ के नीचे से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। कहते हैं वो यहीं बैठकर इंतजार करती है। कौन? मंजुलिका, वो चुड़ैल। काका ने इतना धीरे से कहा जैसे नाम लेने से ही वो सामने आ जाएगी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। जो भी मर्द इस रास्ते से अमावस को गुजरता है वो उसे अपना बना लेती है। आर्यन जोर से हंसा। काका, आप भी ना। 21वीं सदी में ये सब? चलिए गाड़ी बढ़ाइए। काका ने बेमन से गियर डाला, लेकिन जीप जैसे ही पेड़ के पास से गुजरी, हवा में एक अजीब सी महक घुल गई, सड़े हुए मांस और चमेली के तेल की मिली जुली घिनौनी महक। और तभी आर्यन के कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, पायल की तेज आवाज, जैसे कोई कान के पास आकर हंसा हो। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, वहां सिर्फ उसका बैग रखा था। वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। लोहे के भारी गेट के खुलने की चर्रर आवाज और हवा का साय-साय करना। गांव के बीचों बीच बनी रायजादा हवेली खंडर में तब्दील हो चुकी थी। काका ने आर्यन का सामान बरामदे में रखा और हाथ जोड़कर बोले, मालिक, मैं रात को यहाँ नहीं रुक सकता। मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप भी। हो सके तो रात में दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे कोई भी आवाज दे। काका के जाने के बाद आर्यन अकेला रह गया। इतनी बड़ी हवेली और उसमें वो अकेला। रात के 12 बज चुके थे। बाहर हवाएं अब तूफान का रूप ले चुकी थीं। तभी बिजली गुल हो गई। पूरी हवेली में गहरा अंधेरा छा गया। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। गीले पैरों के चलने की आवाज, भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई भीगे पैरों से फर्श पर चल रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने आवाज दी। उसकी आवाज हॉल में गूंजकर वापस आ गई। साहस बटोर कर आर्यन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमरा रही थीं। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे फिर वही महक आई, सड़े हुए मांस और चमेली का तेल। सामने वाला कमरा जो कभी उसके दादाजी का हुआ करता था, उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक धीमी, सुरीली लेकिन दर्दनाक गुनगुनाहट आ रही थी। तेरा ही इंतजार था। आर्यन के पैर जम गए। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। फ्लैशलाइट की रोशनी कमरे के बीचों बीच पड़ी। वहां एक पुरानी, धूल भरी आराम कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। एक औरत। उसने एक पुरानी, फटी हुई लाल साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले थे और जमीन तक लटक रहे थे। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। कौन हो तुम? आर्यन की आवाज गले में ही अटक गई। कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। जैसे ही चेहरा सामने आया, आर्यन की चीख निकल गई। चेहरा? वहां कोई चेहरा ही नहीं था। सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था जिस पर ना आंखें थीं, ना नाक। सिर्फ एक बड़ा सा कटा हुआ मुंह था जो कान से कान तक फैला हुआ था और उस मुंह से काला खून टपक रहा था। आर्यन, उस चीज ने उसके नाम को चबाते हुए कहा। तुम आ गए। आर्यन उल्टे पांव भागा। सीढ़ियों से वो लगभग लुढ़कता हुआ नीचे आया। वह मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा।
वो चुड़ैल अब सीढ़ियों के ऊपर हवा में लटकी हुई थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके सिर पीछे की तरफ झुका था और उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। वो दीवार पर किसी छिपकली की तरह रेंगती हुई नीचे उतर रही थी। उसकी हड्डियां टूटने की कड़कड़ आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। भागो आर्यन, शिकार का मजा तो भागने में ही है, वो खिलखिलाकर हंसी। आर्यन रसोई घर की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ये सपना है, ये सपना है, वो खुद को नोचते हुए बोल रहा था। तभी रसोई की खिड़की पर ठक ठक हुई। आर्यन ने डरते डरते ऊपर देखा। खिड़की के कांच के उस पार काका का चेहरा था। काका! आर्यन को थोड़ी राहत मिली। वह खिड़की की तरफ लपका। काका, मुझे बचाइए! काका उसे एकटक देख रहे थे। उनकी आंखें पथराई हुई थीं। तभी काका ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही गए उनका जबड़ा टूटकर उनकी छाती तक लटक गया। उस फटे हुए मुंह से काका की नहीं, बल्कि उसी चुड़ैल की आवाज आई। काका तो कब के चले गए आर्यन, अब सिर्फ मैं हूं। आर्यन चीखते हुए पीछे हटा। तभी उसे याद आया, उसकी दादी का दिया हुआ हनुमान ताबीज जो उसकी जेब में था। चुड़ैल ने जैसे ही कांच तोड़कर अपना लंबा सूखा हुआ हाथ अंदर डाला, आर्यन ने वो ताबीज उसके हाथ पर लगा दिया। चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन गायब नहीं हुई। आर्यन समझ गया कि ये ताबीज उसे सिर्फ रोक सकता है, मार नहीं सकता। उसे सुबह होने तक जिंदा रहना था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने हवेली के आंगन को रोशन कर दिया। आर्यन आंगन में बेहोश पड़ा था। गांव के लोग और सरपंच वहां खड़े थे। मालिक, होश में आइए, सरपंच ने पानी के छींटे मारे। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। वो चुड़ैल! काका! शांत हो जाइए मालिक, सरपंच ने कहा। काका की जीप तो रात को ही खाई में गिर गई थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आर्यन सम रह गया। तो रात को खिड़की पर वो काका की आत्मा थी या चुड़ैल का छलावा? आर्यन ने अपना सामान उठाया। वो एक पल भी अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। जब वो जीप में बैठ रहा था तो उसकी नजर हवेली की दूसरी मंजिल की उसी खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। मंजुलिका नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची, जिसके हाथ में एक बिना सिर वाली गुड़िया थी। वो आर्यन को देखकर धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। आर्यन ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पिछली सीट पर उस बैग के नीचे एक जोड़ी पायल अभी भी रखी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी बर्बाद हवेली की प्यासी चुड़ैल। लेकिन क्या आपको लगता है आर्यन बच गया, या वो बच्ची आर्यन के साथ शहर जा रही है? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस बच्ची का राज क्या है, तो कमेंट में बताइए। हम जल्द लौटेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक अपने बिस्तर के नीचे देखना मत भूलना। शुभ रात्रि।